साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नारीवाद के संदर्भ में। हम लोग पिछले दिन बात किए पुरुष सत्ता के संदर्भ में, हम लोगों ने उसको देखा। अब जरूरी है कि हम नारीवाद के संदर्भ में देख लें ताकि आगे हम लोग जब बात करें, जब अध्ययन करें, समझें तो सुविधा हो जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। नारीवाद के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बातें आती हैं कि नारीवाद है क्या। हम लोगों ने जब पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के बारे में देखा समझा तो हम लोगों ने वहाँ पाया कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जो पुरुष प्रधान होता है, जो परिवार में, समाज में पुरुषों की प्रधानता देखता है और पुरुष को उसमें प्रधान माना जाता है। उसके नेतृत्व में ही महिलाओं को कार्य करने पड़ते हैं। समय में परिवर्तन हुए, हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, चरम होता है। तो एक समय आया जब नारियों ने इसका प्रतिकार करना प्रारंभ किया, उनमें चेतना आई, जागरूकता आई। तो कुछ स्तर पर महिलाओं ने इसको आंदोलन के रूप में शुरू किया और उन्होंने अपने अधिकार की मांग की, अपने बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। तो इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ता है तो एक शब्द आता है नारीवाद। नारीवाद को हम कह सकते हैं कि नारीवाद वह है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की तलाश करता है और जिनके लिए पितृसत्ता सशक्तिकरण के इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उदारवादी नारीवाद को मानने वाले और रेडिकल और सांस्कृतिक नारीवादी जो समर्थक थे, जो समाजवादी हैं या मार्क्सवादी नारीवाद में महिलाओं के अधिकारों को वकालत करने वालों का वर्गीकरण न केवल इस एकता के महत्व को अंकित करता है बल्कि यह भी गलत तरीके से प्रस्तुत करता है कि नारीवाद की विचारधारा उदारवाद और समाजवाद के लिए केवल सहायक है। नारीवाद एक गतिशील और लगातार बढ़ती विचारधारा है जो महिला उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को समझने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसमें नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवाद, समाजवादी नारीवाद और रेडिकल नारीवाद, तीन उल्लेखनीय विचारधारा हम लोगों को अध्ययन करने के लिए मिलते हैं। जब हम आगे अध्ययन करेंगे नारीवाद के विशेष संदर्भ में तो इन तीनों विचारधाराओं का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन हम लोग आज नारीवाद को संक्षेप में समझते हैं। लेकिन एक विचारधारा जो इन सभी नारीवादी दृष्टिकोणों के समान है वह यह है कि यह सभी मौजूदा स्त्री पुरुष संबंधों को बदलने की ओर केंद्रित है। दूसरे शब्दों में ये सभी विचारधाराएं इस तथ्य से उपजी हैं कि न्याय के आधार पर महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता देना आवश्यक है। नारीवाद के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता और समानता के लोकतांत्रिक मूल्यों और महिलाओं की अधीनता के बीच अंतर विरोध को रेखांकित करता है, दृष्टिपात करता है, दर्शाता है, जिसमें लिंग, परिवार और समाज में महिलाओं की दोयम स्थिति, महिलाओं की समानता, कानून सुधारों की मांग, समानता आदि पर नारीवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता रहता है। नारीवाद के संदर्भ में गार्डलर्न के अनुसार, यानी कि गार्डलर्न कहते हैं, नारीवादी अध्ययनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन विभिन्न रूपों और परिस्थितियों की पहचान करना है जिनमें पितृसत्ता विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न अवधियों में उभरती है और वे कौन सी विशेषताएं हैं जो पितृसत्तात्मक संरचनाओं को विशिष्ट रूप प्रदान करती है। नारीवाद को अगर हम लोग और अच्छे तरीके से समझें तो हमें कुछ और परिभाषाओं को भी समझना होगा। हार्ड स्टॉक कहते हैं महिलाओं के बंदिबस्त नारीवाद का दृष्टिकोण है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के अनुभव की तरह एक दमित समूह होने के नाते महिलाओं के अपने अनुभवों और गतिविधियों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। नारीवादी दृष्टिकोण इन अनुभवों में निहित मुक्ति की संभावनाओं को चुनकर उनका विस्तार करता है। सिमोन द beauvoir ये कहते हैं, नारी पुरुष प्रधान समाज की कृति है। यह नारीवाद और समाज अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जन्म से ही महिला को कई नियमों के ढांचे के भीतर एक अंतर संबंध में
ढालता चला गया है। हम अगर नारीवाद के विशेषताओं के संदर्भ में देखें, क्योंकि अगर विशेषताएं नहीं देखेंगे तो हम लोग ठीक से नारीवाद को नहीं समझ पाएंगे। नारीवाद की विशेषताएं हम देखते हैं तो पहली विशेषता हम ये समझ सकते हैं कि महिलाएं यौन प्राणी नहीं है। सबसे पहले समझना होगा कि वे एक इंसान हैं। नारीवाद का विचार है कि महिलाएं सिर्फ यौन प्राणी नहीं हैं और महिलाओं को केवल माँ, पत्नी और बहन के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक समान इंसान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं में पुरुषों के समान क्षमता और वृद्धि होती है और वे सभी कार्य करने में सक्षम होती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पुरुषों के समान विकास के अवसर प्रदान नहीं किए जाते। समान अधिकार और समान अवसर के संदर्भ में हम लोग नारीवाद के अगर समझें तो कह सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार दिए जाने चाहिए और सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। नारीवाद के समर्थकों का विचार है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी व्यवसाय अपनाने, संपत्ति रखने और विवाह करने और तलाक देने का भी अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी मताधिकार करने, चुनाव लड़ने और उच्च पदाधिकारी पदों पर आसीन होने का अधिकार होना चाहिए। नौकरी के मामले में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये समान अधिकार और समान अवसर नारियों को जरूर मिले। नारीवादी इस तथ्य को भी कहते हैं कि एक पति एक पत्नी विवाह का विरोध वो करते हैं और कहते हैं कि नारीवादी विचारक एक पति एक पत्नी विवाह की प्रथा के खिलाफ है। उनका मानना है कि इस प्रथा के तहत महिला अपने पति की गुलाम बनी रहती है और अपना सारा जीवन पति की सेवा, बच्चों की परवरिश और घर के अन्य कामों में लगा देती है। अतः महिलाओं को इस दासता की प्रथा से मुक्त करने के लिए इस प्रथा को समाप्त करना होगा, ये नारीवादियों का मानना है। नारीवादी महिलाओं की पारंपरिक भूमिका में बदलाव के संदर्भ में भी कहते हैं और वे कहते हैं कि नारीवादियों का मानना है कि परंपरागत विचारधारा के अनुसार महिलाएं घर का काम करने, पति की सेवा करने, बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण करने आदि के खिलाफ है। महिलाओं की यह भूमिका दैवीय नहीं बल्कि पुरुषों द्वारा बनाई गई है। इस प्रकार जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी तब तक उनकी भूमिकाएं नहीं बदली जा सकती हैं। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में कहा जाता है कि महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व का प्रमुख कारण यह है कि महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता है। यदि महिलाओं को शिक्षित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया जाए तो उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और वे स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें उद्योग और नौकरी या अन्य व्यवसाय जैसे चिकित्सा, वकालत, इंजीनियरिंग आदि करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। नारीवादी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि परिवार संस्था का विरोध करती है। महिलाओं के अधीनता और उत्पीड़न में परिवार और संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। परिवार में महिलाओं की भूमिका घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं कर दी गई है। नारीवादी पारिवारिक संस्था का विरोध करते हैं, ऐसा कहा जाता है। महिलाओं की अधीनता और उत्पीड़न में परिवार की संस्था को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। परिवार में महिलाओं की भूमिका घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी गई है, इसीलिए महिलाओं को अपनी क्षमताओं के विकास का पूरा अवसर नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, परिवार में बच्चों का सामाजिकरण भी इस प्रकार किया जाता है कि पुरुष स्त्री पर हावी रहता है। परिवार द्वारा लड़कियों की तुलना में लड़कों को हर क्षेत्र में अधिक प्राथमिकता दी जाती है, अतः यह प्राथमिकता लड़कियों को भी दी जानी चाहिए। बच्चों की सार्वजनिक देखभाल की बातें कही जाती हैं। कुछ नारीवादी समर्थकों का ये मानना यह भी है कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। महिला प्रसूति गृहों और बाल पोषण गृहों तथा शिशुओं को उपचार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
इसलिए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों को सामूहिक रूप से निभानी चाहिए। ये पितृसत्ता का विरोध करती हैं। नारीवादी विचारक पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का कारण माना जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष स्त्री पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है और उसे निर्देश देता है। नारीवाद के समर्थक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विरोध हमेशा से करते आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पितृसत्ता महिलाओं को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। नारीवादियों का मानना है कि महिलाएं समाज का उत्पीड़ित वर्ग हैं और पुरुष उत्पीड़न करने वाले। वे लगभग सभी समाजों में शोषण की शिकार हैं। परंपरागत रूप से पैतृक संपत्ति में उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वे पुरुषों से पीछे थीं, संपत्ति की मालकिन भी नहीं थी, न ही नौकरी आदि करके आत्मनिर्भर बन सकी थी। आज भी अधिकांश महिलाएं अपने पारंपरिक कार्यों में व्यस्त हैं, जैसे घर का काम करना, बच्चे को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना और घर में सभी की सेवा करना आदि। अधिकांश महिलाएं आज भी अपनी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। नारीवादी लैंगिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। कुछ उग्र नारीवादियों का मानना है कि काम वासना की पूर्ति एक निजी पहलू है, जिसमें समाज को तब तक दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि दूसरे को नुकसान न हो। इसलिए स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार यौन संबंध जोड़ने और तोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम लोग जब देखते हैं कि उग्र नारीवाद, उदार नारीवाद, इस संदर्भ में देखते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर में हम लोग उदार और उग्र किसे बोलते हैं। हम लोग पहले देते हैं उदार नारीवाद के संदर्भ में। उदारवादी नारीवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। उदारवादी नारीवादियों ने मानवीय गरिमा और समानता की उदार धारणाओं और महिलाओं के जीवन की वास्तविकता के बीच विरोधाभासों को जोरदार ढंग से सामने रखा। उदारवादी नारीवाद की दार्शनिक परंपराओं का पालन करता है। 17वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल तक पश्चिमी दुनिया फलते फूलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का उत्पाद थी। विज्ञान में प्रगति और जीव विज्ञान, भूगोल, भौतिकी में नई खोजों और वैज्ञानिक कानूनों आदि के संदर्भ में प्रगति के कारण तर्क को परंपरा से अधिक महत्व दिया गया। परिवर्तन के इस काल को विवेक का युग और ज्ञान का युग कहा जाता है। आप देखेंगे कि इस युग में ही बहुत सारे समाज सुधारकों का आगमन होता है और समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। उदारवादी नारीवाद ने उन आम धारणाओं को सफलतापूर्वक सामने लाया जो परिवार और समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे को सही ठहराती हैं। उन्होंने महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के अधिकार की वकालत की और मानव के रूप में उनकी समग्र क्षमताओं को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया और हमेशा मांग करती रही कि ये अवसर हमें मिलने चाहिए। उदारवादी नारीवाद ने महिलाओं की असमानता और अधीनता को रेखांकित किया है। हम लोग अगर देखें दूसरा, समाजवादी नारीवाद। समाजवादी नारीवाद ने बताया कि कैसे पूंजीवादी पितृसत्ता में महिलाएं समाज के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। प्रति सप्ताह इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद महिलाओं को पुनरुत्पादन के संबंध में इसके लिए वेतन या किसी अन्य तरीके से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। यह स्पष्ट था कि इस श्रम को उत्पादक और अनुत्पादक श्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाए या लैंगिक प्रभावित उत्पाद कहा जाए। यह एक प्रकार का शोषण था। समाजवादी नारीवादियों का दावा है कि पुनरुत्पादन के संबंधों की विषय संरचना महिलाओं के अलगाव को जन्म देती है। मार्क्सवादी नारीवाद क्या कहता है? मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि जबकि पूंजीवाद आमतौर पर संबंधों को वस्तुनिष्ठ बनाता है,
यह घरेलू अनुपादक श्रम का निजीकरण कर रहा था। उन्होंने बिना महिलाओं के उजरती श्रम को पूंजी संचय की प्रक्रिया से जोड़कर इसे समझने की कोशिश की। पूंजीपतियों के मुनाफे की दर वहाँ तेज होती है जहाँ घरेलू श्रम अदृश्य होता है, और जब श्रमिकों की मजदूरी तय होती है तो पूंजीपति श्रमिकों के पुनरुत्पादन में इसके योगदान की उपेक्षा कर सकते हैं। मार्क्स इस श्रम शक्ति के पुनरुत्पादन के महत्व से अवगत थे, लेकिन उनका मानना था कि एक पुनरुत्पादन मुख्य रूप से बाजार में आता है जहां श्रमिक अपनी मजदूरी का उपयोग भोजन और जीवन के अन्य आवश्यकताओं के लिए करता है। समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवादियों के लिए पितृसत्ता को इस तरह समझने का एक सवाल मार्क्सवादी धारणाओं से ही संभव था। यह सवाल अब भी कायम है कि क्या महिलाओं के शोषण को मजदूर वर्ग के शोषण के मॉडल के रूप में समझा जा सकता है। यह स्पष्ट था कि जिस तरह पूंजीपति अत्यधिक मूल्य के शोषण के माध्यम से श्रमिकों का शोषण करते हैं, उसी प्रकार पुरुषों को बिना किसी मुआवजे के महिलाओं के घरेलू श्रम से लाभ होता है और उनका शोषण करते हैं। एक है रेडिकल नारीवाद। रेडिकल नारीवाद सिद्धांत 1970 के दशक में विकसित हुआ था, लेकिन इसके अंतर्निहित प्रमुख विषयों और बहसों को इसके स्रोत इन अग्रणी कार्यों में पाया जा सकता है। इसके अलावा रेडिकल नारीवाद का विस्तार समलैंगिक नारीवाद, विषमलैंगिक नारीवाद और पारिस्थितिकी नारीवाद के क्षेत्र में भी हुआ है। रेडिकल नारीवाद इस बात से सहमत है कि लिंग आधारित लिंग अंतर हमारे जीवन के लगभग हर पहलू की संरचना करते हैं और इतने सर्वव्यापी हैं कि वे आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। रेडिकल नारीवाद का उद्देश्य लिंगों के बीच सभी अंतरों को उजागर करता है, जो न केवल जैसे क्षेत्रों में परस्पर संबंधित है कानून रोजगार, बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी है। उनका दायरा घर और खुद के बारे में आत्मसात करने की धारणाओं तक फैला हुआ है। रेडिकल नारीवाद दिखाता है कि कैसे समकालीन समान संरचना में लिंग आधारित अंतर समग्र जीवन की संरचना करता है। यानी न केवल पुरुष और महिलाएं अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग खाते हैं, काम पर और घर पर या खाली समय में अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध और यहाँ तक कि यौन संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। अराजकता नारीवाद। अराजकतावादी नारीवाद के संदर्भ में देखते हैं तो इसमें मार्क्सवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद तीनों का उल्लेख इसमें आता है। इसके अलावा अश्वेत नारीवाद है, जो इन विचारधाराओं से व्यापक स्वायत्तता का दावा करती है, जिसका वास्तव में अर्थ है कि ये विचारधाराएं जाति आधारित शोषण की उपेक्षा करती हैं। पारिस्थितिकी नारीवाद। पारिस्थितिकी नारीवाद एक सक्रिय और शैक्षिक आंदोलन है जो दर्शाता है कि महिलाओं के शोषण और परिस्थिति के शोषण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। पारिस्थितिकी नारीवाद का विचार पहली बार फ्रांसीसी नारीवाद में दिया गया था, जब नारीवाद की तीसरी लहर चल रही थी। हालांकि जो पारिस्थितिकी नारीवाद की श्रेणी को विभक्त किया गया है वह एक विवादास्पद बिंदु है। उदारपंथी नारीवाद। उदारवादी और समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद विचारधाराओं दोनों ने समलैंगिकतावाद और अलगाववाद, पुरुष से अलगाववाद जैसे अत्यंत उग्र प्रस्तावों के लिए आलोचना की है। इसके अलावा समाजवादी मार्क्सवादी नारीवादियों का तर्क है कि रेडिकल नारीवाद पितृसत्ता के ऐतिहासिक, आर्थिक और भौतिक आधार की उपेक्षा करता है और परिणाम स्वरूप एक गैर ऐतिहासिक जैविक नियतिवाद के तर्क में फंसा रहता है। अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो ये कह सकते हैं कि नारीवाद महिलाओं को सशक्तिकरण चाहता है। नारीवाद के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता और समानता के लोकतांत्रिक मूल्य और महिलाओं की अधीनता के बीच विरोधाभास को रेखांकित किया है। इसमें लिंग, परिवार और समाज में महिलाओं को दोयम परिस्थिति, महिलाओं की समानता, कानूनी सुधारों की मांग, समानता आदि पर एक नारीवादी दृष्टिकोण लाता है। तो चलिए आज यहीं तक। नमस्कार।